नमस्कार दोस्तों, मैं आर सरकार करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। हम लोग जिस प्रकार हम लोग जो है करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को तथ्यात्मक विश्लेषण कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हुए फिर से नए वीडियो के साथ, नए प्रश्नों के साथ आप लोगों के बीच नए नए प्रश्नों को लेकर आए हैं और उसका विश्लेषण देखेंगे हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विल्सम चार्लोक्स के नेतृत्व में गठित अनुसंधान दल ने किस देश में प्राचीन किलेबंद शहर अल नताह की खोज की है? देखिए, गुइल्सम चार्लोक्स के नेतृत्व में गठित, गुइल्सम चार्लोक्स के नेतृत्व में एक दल गठित किया गया और उस दल जो अनुसंधान दल था उसने पूछ रहा है प्रश्न कि किस देश में प्राचीन किलेबंद शहर अल नताह की खोज की है। तो अल नताह शहर जो है इसकी खोज जो है सऊदी अरब में किया गया है। कहां किया गया है? सऊदी सऊदी अरब में किया गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, अल नताह शहर कहां खोजा गया? सऊदी अरब में। अब अल नताह शहर के बारे में देखें। अल नताह शहर जो है यह सऊदी अरब में खोजा गया लगभग 4000 वर्ष पुराना शहर है। कितना वर्ष पुराना शहर है? 4000 वर्ष पुराना शहर है। यहां से धातु के हथियार एवं बहुमूल्य पत्थर मिले हैं। ये जो शहर है, जैसे कि पहले भी जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, वहां से प्राचीन काल की जो या पाषाण काल की जो सभ्यताएं थी उसमें जो है जो खोजा गया है, तो वह सब जो है उसी प्रकार जो है एक शहर का भी खुदाई हुआ पता चला है, अलनताह शहर का। ठीक है, और यहां से जो है धातु के हथियार एवं बहुमूल्य पत्थर मिले हैं। इसके अलावा 2400 ईसा पूर्व अर्थात कांस्य युग के दौरान इस शहर का निर्माण हुआ था। यानी कि ऐसा मान्यता, ऐसा जो है बताया गया कि यह कितने वर्ष पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ? 2400 ईसा पूर्व कांस्य युग। जैसे कि पाषाण काल में जो है क्या है? पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, निम्न पाषाण काल है। उसमें भी पूर्व पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। उसी प्रकार जो है मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल जिसको निम्न पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद कांस्य युग की शुरुआत हुई। तो यही कांस्य युग, लौह युग जो है, कांस्य युग के दौरान इस शहर का निर्माण हुआ था। किस शहर का? अल नताह शहर का निर्माण हुआ था। इसकी खोज किसने की? फ्रांसीसी पुरातत्वविद गुइलाम चार्लोक्स ने किया। इसकी खोज किसने की? फ्रांसीस के पुरातत्वविद जो खुदाई करवाते हैं उनका नाम क्या है? गुइलाम चार्लोक्स। और यहाँ पर कितने 14.5 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन द्वार मिली है। यानी कि यहाँ पर कितना किलोमीटर? 14.5 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन दीवार मिली। जैसे चीन की दीवार है उसी प्रकार जो है अल नताह शहर में 14.5 किलोमीटर प्राचीन दीवार मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न है, निम्न राज्यों में जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन है? देखिए, जाति सर्वेक्षण जो है शुरू हुआ है, तो जाति सर्वेक्षण जो है, इससे जाति सर्वेक्षण कराने का उद्देश्य क्या है? तो जाति सर्वेक्षण का कराने का उद्देश्य है कि जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाना। इस उद्देश्य के साथ जो है जाति सर्वेक्षण कराया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जाति सर्वेक्षण कहाँ हुआ था? बिहार में कराया गया है, नीतीश कुमार के कैबिनेट के मंजूरी के बाद, बिहार सरकार के द्वारा। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश में कराया गया है। ठीक है, और घोषणा हुई है, अभी हुआ नहीं है। और तीसरे नंबर पर घोषणा कौन सा शहर किया? तेलंगाना। तो इसमें पूछा जा रहा है तीसरा राज्य कौन है, तो तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तो पहला बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा तेलंगाना। देखिए, जाति सर्वेक्षण जो है इसका उद्देश्य क्या है? जाति सर्वेक्षण का राज्य के ओबीसी, एससी, एसटी एवं अन्य कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक सहित अन्य अवसरों के लिए योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन। जैसा कि मैंने बताया कि इस जाति सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? जाति सर्वेक्षण का उद्देश्य है जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ाना, उनके लिए नई नई योजनाओं को बनाना। यह जो है इनका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देश की पहली आधुनिक एवं आत्मनिर्भर गौशाला मध्य प्रदेश में कहां बनाई गई? देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत जो देश है उस देश की पहली आधुनिक
मॉडर्न एवं आत्मनिर्भर यानी सेल्फ डिपेंडेंट गौशाला, यानी गौशाला कहने का मतलब क्या हुआ कि जहां गाय रहती है, अनेक संख्या में गाय मौजूद रहती हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ का बनाई है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, भोपाल, यानी कहाँ बनाई गई है, भोपाल में बनाई गई है। ठीक है, देखिए आधुनिक एवं आत्मनिर्भर गौशाला, इसके निर्माणकर्ता कौन है, ये जो बनाया कौन है, जो आत्मनिर्भर गौशाला जो है इसका निर्माण किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। कौन किया है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इस गौशाला से क्या होगा, लाभ क्या होगा कि इस गौशाला से लगा होगा प्रति जीन सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बायो सीएनजी, ठीक है, बायोलॉजिकल जैविक कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उत्पादन लगभग 3 टन एवं उच्च कोटि के प्राकृतिक खाद का उत्पादन लगभग 20 टन का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि यहां से बायो यानी कि जैविक जो है सीएनजी का उत्पादन होगा, उसके अलावा प्राकृतिक खाद भी यहां से बनेंगे। ठीक है, खाद बनेंगे जो खेतों में इस्तेमाल होगा, उससे जो है फसल अच्छी होगी। तो खाद के लिए 20 टन का लक्ष्य रखा गया है और सीएनजी के लिए, बायो सीएनजी के लिए कितना टन का लक्ष्य रखा गया है, 3 टन का लक्ष्य रखा गया है। तो यही है आधुनिक गौशाला, जिसका निर्माणकर्ता कौन है, आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है प्रश्न, मेक्सिको में आयोजित 73वें मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता की विजेता कौन है। पूछा जा रहा है कि मेक्सिको में जो मिस यूनिवर्स का आयोजन हुआ है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए जो है प्रतियोगिता हुई है, उसकी विजेता कौन है। तो उसकी विजेता है कौन, विक्टोरिया कैयर थिलविंग। यह जो है क्या है, यह जीती है विक्टोरिया कैवर थिलविंग। कहाँ की है, डेनमार्क की है। और क्या कहते हैं, डेनमार्क के ये विजेता रही है। भारत की तरफ से जो है, भारत की तरफ से रिया सिन्हा भाग ली थी, लेकिन यह विजेता नहीं रही थी। ठीक है, और दूसरे दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर चिदिम्बा अर्देत सिन्हा नाइजीरिया, यह जो है उप विजेता थी। क्या थी, यह उप विजेता थी। ठीक है, विजेता हो गई कौन, विक्टोरिया कैयर थिलविंग, और उप विजेता चिदिम्बा अदेत्सिना नाइजीरिया की। और पिछली बार 72 बहत्तरवीं जो है मिस यूनिवर्स जो हुई थी, उसमें सेमिन्स पलासियोस निकारागुआ की थी, यह विजेता थी। कौन सी, 72वीं, यानी कि जो 2023 में हुआ था, उसकी विजेता कौन है, सेमिन्स पलासियोस निकारागुआ की। ठीक है, और भारत की तरफ से रिया सिम्हा भाग ली थी, लेकिन वह विजेता नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहे जाने वाले सूरजमणि जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे। देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहा जाने वाले सूरजमणि जो थे, उनका निधन हो गया। वह क्या थे, सहनाई वादक थे। क्या बजाते थे, सहनाई वादक थे। ठीक है, अभी हाल ही में एक तबला वादक, मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन, उनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो यह हिमाचल प्रदेश के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहे जाने वाले थे कौन, सूरजमणि, जिनका जो शहनाई बजाते थे, उनका निधन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्न में क्या सही है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के संबंध में निम्न में क्या सही है। तो ऑप्शन है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, तो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2024 जो है, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, तो बिल्कुल सही है, यह नई दिल्ली में ही हुआ था। दूसरा है, यह पुरस्कार 3 श्रेणियों, स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन, एक श्रेणी है हुआ स्वदेशी गाय, जो अपने देश का नस्ल वाली जो गाय भैंसे हैं उनका पालन, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन एवं सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन में प्रदान किया जाता है। यानी कि यह पुरस्कार जो है, यह 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। और एक श्रेणी है गाय, जो स्वदेशी गाय भैंस की जो नस्ल जो पालते हैं उस श्रेणी में, दूसरी श्रेणी जो आर्टिफिशियल तरीके से गर्भाधान तकनीक अपनाया जाता है उस श्रेणी में, और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ डेयरी दुग्ध उत्पादक कंपनी, यानी कि जो सबसे ज्यादा अच्छे क्वालिटी की दूध जो उत्पादन कर रही है ज्यादा मात्रा में, उस श्रेणी के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों सही है, तो इसका आंसर उपरोक्त में दोनों सही है, हो जाएगा। ठीक है,
अब देख लेते हैं राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार क्या है। नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड क्या है, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड NGRA। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, अभी मैंने बताया नई दिल्ली में हुआ, ये बिल्कुल सही है। अब इसका आयोजन कौन करता है, यानी कि आयोजन करता कहने का मतलब होता है कि इसका आयोजन कौन करता है, ठीक है। तो इसका आयोजन कौन करता है, मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इसका जो है आयोजन हुआ जाता है। अब इस राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, तो पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में काम कर रहे, पशुपालन एवं डेयरी के क्षेत्र में काम कर रहे किसानों को प्रोत्साहित करना। कोई भी योजना है, उस योजना का उद्देश्य ही होता है कि उस योजना से संबंधित जो विषय है उसमें लोगों को लाभ पहुंचाना, ठीक है, प्रोत्साहन करना। तो यही गोपाल रत्न जो पुरस्कार है, इसमें पशुपालन व डेयरी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित करना। और अभी मैंने बताया कि यह पुरस्कार कितने श्रेणियों में दी जाती है, 3 श्रेणियों में। तो पहली श्रेणी कौन है, स्वदेशी गाय भैंस का पालन करने वाले किसान। अब स्वदेशी गाय भैंस का पालन जो करने वाले किसान थे, उसमें जो विजेता का पुरस्कार मिला है वो रेणु झज्जर को मिला है, और रेणु झज्जर कहाँ की है, हरियाणा की है। दूसरी श्रेणी जो है, दूसरी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समाज दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन, विजेता इसमें कौन है, गैबट मिल्क है, गैबट मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, अरावली गुजरात, ठीक है, गुजरात की कंपनी है जिसका नाम है क्या, गैबट मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। और तीसरी जो है, तीसरी श्रेणी में जो पुरस्कार मिलती है उसका नाम है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन। इसमें विजेता है भास्कर प्रधान सुबरहानपुर उड़ीसा एवं राजेंद्र कुमार हनुमानगढ़ राजस्थान। इन दोनों को संयुक्त रूप से मिला है, किनको किनको, सुबरनापुर उड़ीसा एवं भास्कर प्रधान को और राजेंद्र कुमार को, राजेंद्र हनुमानगढ़ राजस्थान के जो थे, इनको संयुक्त रूप से। इसमें जो प्रथम श्रेणी के जो विजेता होते हैं उन्हें 5 लाख की राशि दी जाती है, ठीक है, प्रथम श्रेणी यानी कि इस श्रेणी में 5 लाख, ठीक है। द्वितीय श्रेणी में 3 लाख, यानी कि जो द्वितीय श्रेणी इसमें 3 लाख, और तृतीय श्रेणी जो है इसमें 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। उसके साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है, ठीक है। और ये जो मिशन है, इस मिशन की जो शुरुआत है कब हुई थी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की, इसका राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो जिसके तहत पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसकी शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। कब हुई थी, 2014 में, ठीक है, 2014 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। देखिए पूछ रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को, यानी कि वह, प्रश्न में कहने का मतलब है कि भारत के मूल के हैं लेकिन वह कहां के नागरिक हैं, अमेरिका के नागरिक हैं। तो भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जय भट्टाचार्य, और इनकी, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जय भट्टाचार्य। इनकी नियुक्ति किसने किया है, डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी शपथ नहीं लिए हैं, जनवरी में उनका शपथ ग्रहण होगा डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने अपनी मंत्रिमंडल में जय भट्टाचार्य को क्या किया है, भारतीय मूल के जो है इनको, इनकी नियुक्ति किया है, यानी कि उन्होंने अपने कैबिनेट में इन्हें शामिल किया है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जय भट्टाचार्य, जो भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक NIH में शामिल किए गए हैं, ठीक है। अब NIH के नए निदेशक अभी मैंने बताया कौन बने, जय भट्टाचार्य बने। NIH क्या है, अमेरिका के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान एवं वित्त पोषण कंपनी, यानी कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली क्या है, एक कंपनी है। जय भट्टाचार्य ट्रंप 2 कैबिनेट में नियुक्त, ट्रंप जो है एक बार पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं अमेरिका के, इसलिए ट्रंप 1 था वह कार्यकाल, और अभी ट्रंप जो है दूसरी कार्यकाल के लिए जब जो है राष्ट्रपति वहां पे बनेंगे, अभी बने नहीं है, बन गए हैं, निर्वाचित हो चुके हैं लेकिन शपथ नहीं हुआ है, तो जय भट्टाचार्य को उन्होंने नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 10वां अंतरराष्ट्रीय पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा सम्मेलन इंट्राकॉम, ठीक है, इंट्राकॉम 2024 कहां आयोजित हुआ। पूछा जा रहा है कि 10वां अंतरराष्ट्रीय पारंपरिक, ठीक है,
पूरक चिकित्सा सम्मेलन इंट्राकॉम 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो यह जो है मलेशिया में आयोजित हुआ था। कहाँ आयोजित हुआ था? मलेशिया में आयोजित हुआ था। ठीक है, देखिए इंट्राकॉम, इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ? मलेशिया के सेतिया आलम सेंगलोर नाम है उस जगह का, सेतिया आलम सेलंगोर मलेशिया में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वास्थ्य में है, अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय पारंपरिक एवं पूरक चिकित्सा सम्मेलन। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा है तो स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर आधुनिकीकरण बनाना, यानी कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें तकनीक का व्यवहार करना और तकनीक का व्यवहार कर क्या करना? उसको आधुनिक बनाना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट वाशिंगटन डीसी द्वारा जारी नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक 2024 के संबंध में निम्न में कौन सही है? देखिए पूछ रहा है नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक, नेटवर्क रेडिनेंस सूचकांक इंडेक्स, एनआरआई इंडेक्स 2024 जो जारी कौन करता है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट। और पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट कहां है? वाशिंगटन डीसी में है। इस सूचकांक में पहला ऑप्शन है, इस सूचकांक में यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। तो बिल्कुल सही है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? पहले। एनआरआई में पहले नेटवर्क रेडिनेस सूचकांक जो है, इस सूचकांक में अमेरिका क्या है? पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है? सॉरी, इस सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? भारत को 49वां स्थान है। इससे पहले भारत जो है 65th पोजीशन पर था। किस पोजीशन पर था? 65वें। लेकिन अपने स्थान में इसने क्या किया है? सुधार करके केमा स्थान पर चला आया? 49वां पे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त में दोनों सही है। तो नेटवर्क रेडिनेस सूचकांक में नंबर 1 पे अमेरिका और भारत कितने नंबर पे? 49 नंबर पे है। ठीक है, अब नेटवर्क रेडिनेस सूचकांक क्या है? इसको अभी मैंने बताया, जारी कौन करता है? पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट जो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इसमें ये जो रेडिनेंस सूचकांक है नेटवर्क का, इसमें कुल 133 देश शामिल होते हैं। प्रथम 4 देश, पहला 1 नंबर पे कौन है? यूएसए है। 2 नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। 3 पे फिनलैंड, 4 पे स्वीडन है। ठीक है, और 133 देश इसमें शामिल हुए थे। तो 133वें नंबर पर कौन सा देश है? यमन। और मैंने भारत कब बताया? भारत कौन सा पोजीशन पर है? 49th। भारत इस सूचकांक 49th पोजीशन पर है, पिछली बार 60वें स्थान पर था। मापने का आधार क्या है? प्रौद्योगिकी, लोक शासन व उसका प्रभाव, यानी कि इस जो सूचकांक जारी होता है उसको प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी में कितना आगे है देश, लोग वहां के शासन यानी कि जो देश है उस देश का शासन व्यवस्था क्या है, उसका प्रभाव क्या है। तो ठीक है, उसके अलावा इस सूचकांक को एआई कहने का मतलब आजकल क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आईसीटी सेवा निर्यात में भारत को पहला स्थान। इसमें भी इस सूचकांक जो इसमें बहुत सारी जो है श्रेणियां बटी हुई हैं। ठीक है, उन श्रेणियों में एक श्रेणी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईसीटी। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस क्षेत्र में भारत को कौन सा स्थान मिला है? प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, और वैसे ओवरऑल नंबर 1 पे कौन है? अमेरिका है। 2 नंबर पे कौन है? सिंगापुर है। सबसे अंतिम में कौन है? यमन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2024 कहां आयोजित हुआ? तो 8वां इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव 2024 बेंगलोर में आयोजित हुआ था। कहां हुआ था? बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। ठीक है, अब 8वां इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव है क्या? देखिए 8वां इंडिया, इसका आयोजन स्थल कहां है? बेंगलुरु। आयोजन कौन करता है? तो इंडिया फाउंडेशन करता है। कोई भी, मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि कोई भी चीज किसी भी चीज का आयोजन होता है या कोई योजना होती है, उस योजना का क्या होता है? एक उद्देश्य होता है, तो उसका थीम होता है। तो उसी प्रकार इसका थीम क्या था? इंडिया आइडियाज। आइडियाज कहने का मतलब क्या हुआ कि क्या क्या आइडिया है लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो नए नए स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, उनके पास नई नई आइडिया है, तकनीक है। ठीक है, जो सरकार के साथ साझा कर रहे हैं, फिर सरकार उनको क्या कर रही है? मदद कर रही है। तो उसी का एक कॉन्क्लेव हुआ, बैठक हुई 8वां। कौनवीं बैठक हुई? 8वीं बैठक हुई। उसका थीम था बिल्डिंग ब्रांड भारत, बिल्डिंग ब्रांड भारत, इमेजिंग इंडियाज डिकेड। ठीक है,
थीम था उसका। उद्देश्य क्या है कि भारत एवं विदेश के नीति निर्माता एक मंच पर चर्चा करते हैं। यानी कि इसका उद्देश्य है कि भारत, ये जो कॉन्क्लेव है इसका उद्देश्य है कि भारत एवं विदेश के जो नीति निर्माता यानी कि नीति का जो निर्माण करते हैं वो लोग एक मंच पर आए और एक मंच पर आकर जो है क्या करें, विचार विमर्श करें और देश के उत्थान के लिए योजना बनाएं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय संस्था को रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन OPCW द हेग पुरस्कार मिला? प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे में जो बहुत सारी संस्थाएं हैं, भारत की बहुत सारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में रासायनिक शस्त्र निषेध संगठन, रासायनिक शस्त्र यानी कि केमिकल वेपन जो होता है, ठीक है, केमिकल वेपन निषेध, निषेध कहने का मतलब होता है रोकना, ठीक है, निषेध संगठन OPCW द हेग पुरस्कार किसको मिला? तो यह भारतीय रासायनिक परिषद, नाम से ही पता चल रहा है किसको मिलेगा, भारतीय रासायनिक परिषद को मिला है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? भारतीय रासायनिक परिषद, ICC। ठीक है, अब देखिए OPCW क्या है, द हेग पुरस्कार, यह किसको मिला? अभी मैंने बताया इंडियन केमिकल काउंसिल को, यानी कि भारतीय रासायनिक परिषद को मिला है। ठीक है, इसके स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। ICC की स्थापना वो इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट वाली नहीं, यह जो है ICC कौन सी है? केमिकल यानी कि रासायनिक, भारतीय रासायनिक परिषद, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। महानिदेशक D सोथी सेल्वम है। उद्देश्य क्या है? रसायन उद्योग का विकास एवं संवर्धन करना, यानी कि जो रसायन का जो उद्योग है हमारे देश में, उस उद्योग का क्या करना? विकास करना, ठीक है, और उसका संवर्धन करना, उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, OPCW का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, यानी कि जो रासायनिक हथियार हैं उनको निषेध करना, वही उसी का एक संगठन है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। इसका स्थापना 1997 में हुआ था और मुख्यालय क्या है? द हेग में है। और वर्ष 2013 में OPCW को रासायनिक हथियार खत्म करने के लिए व्यापक प्रयास के लिए नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी कि रासायनिक जो हथियार है उस हथियार को बंद करने के लिए, उस पर निषेध लगाने के लिए OPCW को वर्ष 2013 में पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, अब है SIRC। ठीक है, SIRC साइंटिफिक क्या कहते हैं? SIRC का मतलब साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल। क्या इसका? S का मतलब साइंटिफिक, I का मतलब इंडस्ट्रियल, R का मतलब रिसर्च, C का मतलब काउंसिल। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और SIRC जो वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद जिसको हिंदी में बोला जाएगा, उसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? होते हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह बहुत बार एग्जाम में आ भी चुका है। सब तो इसका स्थापना वर्ष कब है? 1958। और अभी इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। ठीक है, तो याद रखिएगा यही सब बात, इसीलिए मैंने प्रत्येक क्लास में कहा है कि जो नए करंट अफेयर, जो नए समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स जो आ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं का पुराने से रिलेशन करके पढ़िएगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि यही सब एग्जाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह कब मनाया गया? देखिए, विमान से बहुत आजकल हादसे बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए उससे संबंधित उससे सुरक्षा के लिए क्या क्या चीजें अपनाई जाती है, उसमें लोगों को जागरूकता बढ़े, उसी जागरूकता के लिए एक सप्ताह मनाया गया है, जो कब से? 25 से 29 नवंबर के बीच मनाया गया। कब मनाया गया? 25 से 29 नवंबर के बीच जो है मनाया गया क्या? विमानन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह। आयोजन 25 से 29 नवंबर के बीच हुआ। आयोजन करता यानी आयोजन कौन किया? तो सिंपल सा बात है, विमान से संबंधित है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमान पतन प्राधिकरण जो है ये भारत सरकार का। उद्देश्य क्या है? विमानन सुरक्षा के प्रति लोगों को क्या करना? जागरूक बनाना, यानी कि विमान की जो सुरक्षाएं हैं विमान से संबंधित उनमें जागरूक कराना। अब देखिए AAI यही है इसका क्या स्ट्रेटेजिक है? AAI का स्थापना वर्ष कब है? वर्ष 1995 में। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। ठीक है, कौन है? विपिन कुमार। और विमान से संबंधित मंत्री कौन है? नागर विमानन मंत्रालय मंत्री के राम मोहन नायडू। के राम मोहन नायडू कहां से चुनाव जीत के आए हैं? आंध्र प्रदेश के
से चुनाव जीत के हैं, सांसद हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश लोकसभा क्षेत्र से हैं, वहां के। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी एनएसएस, नेशनल साइंस 2024 कहां आयोजित हुई? नेशनल राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी यानी कि विज्ञान से संबंधित जो है बैठक जो है कहां आयोजित हुई? तो मुंबई में आयोजित हुई। कहां आयोजित हुई? राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी मुंबई में आयोजित हुई है, ठीक है। तो देखिए, अब राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी इसने स्थापना कब हुई थी इसकी? राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी का 1982 में। आयोजन कब हुआ? नेहरू विज्ञान केंद्र मुंबई में, ठीक है। आयोजन करता कौन था? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी इसका आयोजन कहां हुआ था? मुंबई में। मुंबई में कहां हुआ? नेहरू विज्ञान केंद्र में। और ये जो संगोष्ठी है इसका, राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी, इसकी स्थापना वर्ष कब है? 1982 में। और इसका आयोजन कौन करता है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, एनसीएसएम। कौन करता है? राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद। इसका थीम क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। संभावनाएं एवं चिंता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या क्या आगे में भविष्य में संभावनाएं हैं और उसकी क्या क्या चिंताएं होंगी। यानी कि जब कोई तकनीक आती है तो उसका प्लस पॉइंट भी होता है और गलत बात भी हो सकती है, उसका गलत उपयोग भी किया जा सकता है। तो इसलिए उस पर इसका थीम था। उद्देश्य क्या है? स्कूली छात्राओं के बीच बौद्धिक जिज्ञासा बढ़ाना। यानी जो संगोष्ठी आई थी राष्ट्रीय विज्ञान संगोष्ठी, इसका उद्देश्य है स्कूली छात्राओं के बीच बौद्धिक जिज्ञासा को बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? देखिए, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, कौन सा बैंक? एडीबी का मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक। मसातो कांडा किन्हें नियुक्त किया गया है? मसातो कांडा को नियुक्त किया गया है, ठीक है। देखिए, अब एशियाई विकास बैंक जो है इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। मुख्यालय कहां है? मनीला, फिलीपींस। प्रथम अध्यक्ष कौन थे एडीबी के? एडीबी जो है, एडीबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तकेशी वटानबे। और 11वें अध्यक्ष जो अभी नियुक्त किए गए हैं उनका नाम क्या है? मसातो कांडा। और मसातो कांडा से पहले कौन थे? मसात सुगु अस्कावा। कौन थे? मसात सुगु अस्कावा। और एडीबी क्या है? यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जो संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक है। यानी कि यह क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक है, ठीक है। इसमें कुल 69 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 69 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित हुआ। वैश्विक खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा जो है उससे संबंधित एक सम्मेलन आयोजित हुई है। वह आयोजन कहां हुई है? अबू धाबी में हुई है। कहां हुई? अबू धाबी में। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन अबू धाबी में हुई है, ठीक है। अब देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024, इसका आयोजन कहां हुआ? अबू धाबी, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में है। थीम क्या है? टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए एक साथ, यानी कि टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी इसका क्या था? थीम था। उद्देश्य क्या है? जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकी एवं आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में, जलवायु अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकी एवं आपूर्ति श्रृंखला के संबंध में नवाचारों का पता लगाना, अस्थायी खाद्य प्रणालियों के लिए व्यवहारिक रणनीति विकसित करना, कृषि व जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना। यानी कि सिंपल सा खाद्य सुरक्षा शिखर सम्मेलन है। इसका उद्देश्य होगा खाद्य जो जलवायु अनुकूल जो है, क्या कहते हैं, कृषि है, उसको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। अब जब कृषि का उत्पादन होगा तो उसका आपूर्ति जो है श्रृंखला के संबंध में नवाचार का पता लगा कि किस तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों के बीच में जो कृषि होगा, जिस चीज की भी फसल होगी या फिर कृषि से संबंधित जो भी उत्पादन हो रहे हैं फसल, उनको किस प्रकार बढ़ाया जाए, आगे पहुंचाया जाए, ठीक है। उसके लिए उसमें नवाचारों का पता लगाना और इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तैयार करना, ठीक है, ताकि लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। यही था वैश्विक खाद्य सुरक्षा सम्मेलन। ठीक है, देखिए थोड़ा उल्टा हो गया है ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है क्या किए, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्नों को
हल किए, ठीक है, और उसका विश्लेषण देखें। और इसी तरह जो है नए नए वीडियो के साथ जो है करंट अफेयर्स के नए नए वीडियो के साथ हम लोग आते रहेंगे। और बहुत जल्द ही जो है हम लोग क्विज बैच शुरू करने जा रहे हैं। और क्विज बैच जो है जनवरी में आप लोग को बता दिया जाएगा कि कब से शुरू, डेट बता दिया जाएगा, टाइम बता दिया जाएगा, क्विज बैच शुरू होगा, ठीक है। उसमें जो है क्विज में क्या होगा कि उसमें अध्याय जो भी चैप्टर है, चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को सिलेबस दिया जाएगा पढ़ने के लिए, उससे पढ़ के आइए, उसी चैप्टर से संबंधित प्रश्न जो है मिलेगा बनाने के लिए, और फिर उसका जो है ऑनलाइन डिस्कशन जो है किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है क्विज के लिए आप लोगों को क्लास के बारे में बताया जाएगा। तो तस्वीरें अतीत के दरवाजे खोलती है लेकिन भविष्य में भी झांकने का मौका देती है, ठीक है। तो इसी बात के साथ जो है इस क्लास को समाप्त करते हैं। नमस्कार। और चैनल को अच्छी लगती है हमारी वीडियो करंट अफेयर्स की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। ठीक है, धन्यवाद।